नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनल मेहरा है। मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट जेपी हॉस्पिटल से हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे कि स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस भी कहते हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगी। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है स्पाइन के जोड़ों में सूजन आना। जब लंबे टाइम तक ये स्पाइन के जोड़ों में सूजन रहती है तो इसके कारण स्पाइन की मोबिलिटी, जिसे कि मूवमेंट कहते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, कम होने लगता है। हमारा नीचे का झुकाव, आगे का झुकाव धीरे धीरे कम होने लगता है। ये 15 से 40 साल के यंग लड़कों में होता है। 10,000 में एक को ये मेल्स में पाया जाता है। फीमेल्स में भी ये बीमारी हो सकती है। इसके लक्षण होते हैं कमर के निचले हिस्से में जकड़न होना, सुबह उठ के स्टिफनेस होना, मॉर्निंग स्टिफनेस, एक प्रकार का शिफ्टिंग बटक पेन होना, कभी एक बटक में दर्द, कभी दूसरे बटक में, रात में दर्द के मारे नींद खुल जाना, छींकने में भी दर्द होना, लंबी सांस लेने में भी दर्द होना। जब सुबह उठते हैं तो 1-1.5 घंटे तक जकड़न बनी रहती है और जैसे ही नहा लेते हैं गर्म पानी से या एक्टिव होने लगते हैं तो पेन कम होने लगता है। और रेस्ट करने से, लंबे टाइम बैठने या लेटने रहने से ये बीमारी को जकड़न बढ़ी लगती है। इन पेशेंट्स में आँखों में सूजन, आँखों में लाली, इरिटेशन, जिसे कि यूवियाइटिस कहते हैं, आयराइटिस कहते हैं, ये भी हो सकता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सोरियासिस, स्किन की बीमारी भी हो सकती है, लूज मोशन, फीवर आना, वेट लॉस होना। 5% में लंबे टाइम जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, किडनी में से प्रोटीन लीक होना या लंबे टाइम तक पेन किलर खाने से किडनी डैमेज होना, इसके भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जब हम इसको डायग्नोज करते हैं तो HLA-B27 करके एक जेनेटिक टेस्ट है जो होता है, जो 70 to 80% में पॉजिटिव आ सकता है, 10 से 15% में नेगेटिव भी आ सकता है। ये मतलब नहीं है कि अगर आपको HLA-B27, जो कि PCR मेथड से होना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव है तो आपको ये बीमारी हो गई है। बहुत सारे लोगों को ये जीन होता है मगर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कभी भी नहीं होता। HLA-B27 के अलावा ESR, CRP और लिवर किडनी के टेस्ट होते हैं, एक्सरे होता है और MRI होता है। जब हम MRI करते हैं तो नॉर्मली MRI LS स्पाइन, जिसमें कि कमर का नीचे का हिस्सा मिस हो जाता है, तो हमें इसमें स्पेशली MRI सेक्रोआइलिक जॉइंट, जिसमें कि ये जोड़ का भी MRI करना होता है, जिसमें कि इस बीमारी की शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे कमर की सूजन नीचे से लेके कमर तक, ऊपर तक जाती है। इसके ट्रीटमेंट्स में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, पॉस्चर करेक्ट रखना और स्विमिंग करना, इस सब की बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ पेशेंट्स तो सिर्फ एक्सरसाइज से बढ़िया रहते हैं और वो अपने मूवमेंट को रेगुलरली चेक करते रहते हैं। किसी पेशेंट्स को स्टिफनेस लंबे टाइम पे रहती है, उनको NSAIDs, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए लेनी पड़ती है। हर एक पेशेंट की सिवियरिटी अलग है। कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहता है, CRP हमेशा बढ़ा रहता है, हिप जॉइंट में भी प्रॉब्लम आने लगती है। उन पेशेंट्स को डिसीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स, जिसे कि DMARDs कहते हैं, और बायोलॉजिक्स करके इंजेक्शंस हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी के अब बहुत अच्छे इलाज हैं। साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि अगर समय पे आपकी बीमारी डायग्नोस करी गई हो तो आपका कोई भी जोड़, आपकी पूरी स्पाइन, जिसे कि लोग डरते हैं कि हम बैम्बू स्पाइन हो जाएंगे, उसको रोका जा सकता है। जो बायोलॉजिक्स इंजेक्शंस हैं वो अर्ली स्टेज में देने से जिनको बीमारी सिवियर हो रही है उनको दिए जा सकते हैं। उन बायोलॉजिक्स की धीरे धीरे डोज कम करी जा सकती है, मेंटेनेंस पे रखा जाता है उनको, और उनकी बीमारी कंट्रोल करी जा सकती है। खाने पीने में आपको एक पौष्टिक आहार खाना है, संतुलित आहार खाना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लैक्स सीड्स और मीठा, मोटापे वाली चीज़ें, ऑयली फूड, इन सबको अवॉइड करना है। रेड मीट को अवॉइड करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, इस बीमारी के बारे में जानना हो, क्वेश्चंस हो, तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।